दोस्तों, ये है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। आज हम इस वीडियो के अंदर निर्वचन खंड पढ़ने वाले हैं। स्थावर संपत्ति क्या है, लिखित क्या है, भूमि में मूलित जैसे पेड़, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके अंदर जो है डेफिनेशन दी हुई है, वही हम आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्थावर संपत्ति क्या है। स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। स्थावर मानी स्थायी, जो स्थायी है एक तरीके से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस प्रॉपर्टी को नहीं लेके जाया जा सकता, वो कौन सी संपत्ति होती है, तो वो स्थावर संपत्ति होती है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ एक चीज़ें और बताता हूँ। अचल संपत्ति को स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। अधिनियम की धारा 3 में स्थावर संपत्ति की व्याख्या की गई है, न कि शाब्दिक परिभाषा। यह व्याख्या नकारात्मक स्वरूप की है, अर्थात इसमें यह बताया गया है कि स्थावर संपत्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो इसमें सम्मिलित नहीं है उनको छोड़कर शेष सभी सम्मिलित हैं। स्थावर संपत्ति क्या है, अब मैं आपको इसके अंदर ये बताता हूँ कि स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आते हैं। ठीक है, और ये क्यों नहीं आते हैं? खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास नहीं आते। घास जो है वो किस उद्देश्य से उगाई जाती है, फसल जो है वो किस उद्देश्य से उगाई जाती है, तो इसी उद्देश्य से बोई जाता है बीज, ताकि उसको है टाइम आने पर काट लिया जाए। ऐसा नहीं है कि फसल जो है वो रखी रहेगी, उसको टाइम आने पर काट लिया जाएगा और फिर वो है जो फसल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। तो आपका फसल का ज़मीन में उस फसल को बोने का उद्देश्य क्या है, वो चीज़ देखी जाती है। खड़ा काष्ठ हो गया, ठीक है, उगती फसलें, घास, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये स्टैंडिंग टिम्बर, ये जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर खड़ा काष्ठ हरे भरे वृक्षों का ही एक भाग है, लेकिन वृक्षों की तरह इसे स्थावर संपत्ति नहीं माना गया है। शांताबाई बनाम स्टेट ऑफ बम्बई के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि खड़ा काष्ठ काटने के बाद ही उपयोग में आता है और ज्यों ही वह कटने के लिए आशित होता है, चल जंगम संपत्ति की परिभाषा में आ जाता है। खड़ा काष्ठ मुख्य रूप से भवन निर्माण के लिए, इमारती लकड़ी, मरम्मत, नौका निर्माण, जलाने की लकड़ी, कोयला आदि के प्रयोजनार्थ काम में आता है। ठीक है, अब जैसे आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ है वो इसी उद्देश्य से उगाया गया है, लगाया गया है, ताकि उससे आम तोड़ के खाया जा सके। ऐसा नहीं कि आम के पेड़ से आप जो है वो घर की खिड़कियां बना लोगे, ऐसा नहीं है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो वो इसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे घास हो गया, तो घास है, उगती फसलें हैं, फसल काटने के लिए ही है, घास काटने के लिए ही है, जानवरों को खिलाने के लिए है, तो ये चल संपत्ति है। ठीक है, अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति क्या है, तो वो आम का पेड़ हो गया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, फातिमा बनाम इरफान के मामले में हरे फलदार वृक्षों को जब तक वे फल देने योग्य रहते हैं स्थावर संपत्ति माना जाता है। आम, जामुन, कटहल, जो ताड़ है, खजूर, नींबू आदि इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और मैं आपको इसके अंदर कई चीज़ें और बताता हूँ। जैसे उगती फसलें, ग्रोइंग क्रॉप्स को स्थावर संपत्ति नहीं मानकर जंगम संपत्ति माना गया है, क्योंकि इसका उपज से पृथक कोई अस्तित्व या उपयोग नहीं होता है। महावीर बनाम इनायत, ये इलाहाबाद का एक मामला था। घास, ग्रास को भी जंगम संपत्ति माना गया है। ठीक है, क्योंकि पशुओं के खाद्य के रूप में उपयोग के अलावा इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। मतलब फसल, ये जो घास है इसको जानवर खाएंगे। ठीक है, निम्नांकित को स्थावर संपत्ति माना गया है। ठीक है, स्थावर संपत्ति अब कौन सी है, उनके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो सूखा अधिकार होता है, ठीक है, सूखा अधिकार एक तरीके से उसको हम स्थावर संपत्ति मानेंगे। ठीक है, स्थावर संपत्ति क्या है, सूखा अधिकार स्थावर संपत्ति है। विमोचन का अधिकार हो गया, नाव चलाने का अधिकार हो गया, मछली पकड़ने का अधिकार हो गया, मंदिर में वसानुगत पुजारी का अधिकार हो गया, जागीर की आय का अधिकार हो गया। ठीक है, हुसैन खान बनाम सद्दाक खान, ये 1990 पंजाब का मामला है। अचल संपत्ति में बाजार लगाने का अधिकार हो गया, बाजार लगाने का जो अधिकार है, मेला हो गया आपका। ठीक है, कॉपीराइट हो गया। और मैं आपको बताता हूँ, लेकिन निम्नांकित को स्थावर संपत्ति नहीं माना गया है। ये जो मैंने आपको गलत बता दिया, दरअसल कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट हो गया, बारी बारी से पूजा करने का अधिकार हो गया, जजमानी का अधिकार हो गया, भविष्य में भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार हो गया। ये जो चारों चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये जो संपत्ति है, ये एक तरीके से
स्थावर संपत्ति नहीं माना गया है इनको, ये स्थायी संपत्ति नहीं। कॉपीराइट जो है वो ये स्थायी नहीं है, ठीक है, ये इसकी अमूर्त संपत्ति है एक तरीके से, और ये दी जा सकती है, पूजा करने का अधिकार हो गया, ये स्थायी चीज़ें जो है वो नहीं है। तालाब अचल संपत्ति है, उसमें से मछली पकड़ने तथा ले जाने का अधिकार परस्पर भोग है। तालाब का विक्रय रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। वीरांचनी, ये पाथन बनाम कलेक्टर बोलांगीर है, ये उड़ीसा का मामला है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ इसके अंदर, संसांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम योगराज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये दिल्ली के मामले में मिट्टी से संबंध वस्तुएं अचल संपत्ति नहीं है क्योंकि वे भूबद्ध नहीं हैं, ठीक है। ये मिट्टी से संबंध जो रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, फिक्स्ड इन द सोइल कैन नॉट बी सेड टू बी अटैच्ड टू अर्थ, इनको ले जाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ये क्या है, ये अचल संपत्ति नहीं है, ये चल संपत्ति के अंदर आता है। अब मैं आपको बताता हूँ लिखत क्या है। लिखत से अवसीयती लिखत अभिप्रेत है, यानी जो नॉन टेस्टामेंट्री जो डॉक्यूमेंट होता है वो, यानी लिखत से एक तरीके से हम देखें तो अधिकार का सृजन किया जाता है। आप प्रॉपर्टी देते हो किसी दूसरे व्यक्ति को, तो वो ऐसे ही है नहीं कि आप जो है उसको कहोगे जाकर कि हाँ भाई मेरी प्रॉपर्टी तू रख ले और उसको तेरी हो गई। उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, और उस प्रोटोकॉल के अंदर लिखत जरूरी होती है, सबसे पहले लिखत होती है, ठीक है। तो लिखत जो है उसके अंदर आप राइट का, एक अधिकार का सृजन करते हो कि भाई मैं मेरी प्रॉपर्टी तुझे देता हूँ, लिखत के अंदर आप ये लिख रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी की जो राइट है, अब इस प्रॉपर्टी के अंदर तू फसल बो, चाहे मकान इसके अंदर बना, चाहे खुदाई कर इस ज़मीन की, तो अब मेरे पास जो राइट थे इस प्रॉपर्टी के वो अब तेरे हो गए हैं। ये लिखत के माध्यम से हम अवसीयती लिखत अभिप्रेत है। अब इसके अंदर देखते हैं रजिस्ट्रीकृत, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, किसी भी भाग में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली तत्सम प्रवर्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। रजिस्ट्रीकृत यानी आप कोई विधि है, ठीक है, उसके अंतर्गत आप किसी चीज़ को रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो एक मूल्यवान डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। और उसको रजिस्टर करवाने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक विधि होता है, उसको फॉलो करना है, और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही आप जो है उस चीज़ को रजिस्ट्रीकृत करवाएंगे, तभी वो जो है वो दस्तावेज डॉक्यूमेंट एक तरीके से रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा। अब इसके अंदर दिया हुआ है भूबद्ध, भूबद्ध से अभिप्रेत। ये भूबद्ध क्या है मैं आपको बताता हूँ। भूमि में मूलित जैसे पेड़ और झाड़ियाँ, ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है भूबद्ध, और इसको जो है पढ़ना जरूरी है। भूबद्ध जो है संपत्ति की दृष्टि से शब्द भूबद्ध अटैच टू द अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और इसके अंदर क्या दिया है, किसी वस्तु का भूबद्ध होने का अर्थ है उसका अचल संपत्ति होना। भूबद्ध होने का मतलब है अचल, यानी वो स्थावर संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जब तक कोई वस्तु भूमि से संलग्न रहती है वह अचल स्थावर संपत्ति कहलाती, भूमि से जुड़ी हुई है तो, ठीक है। लेकिन जो ही वह भूमि से पृथक होती है, अलग हो जाती है, चल संपत्ति हो जाती है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार भूबद्ध से अभिप्राय। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है वो हमको देखना है। ये 3 चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, ठीक है। भूमि से मूलित रोटेड जैसे पेड़ झाड़ियाँ, भूमि में मूलित यानी जिसकी जड़ें भूमि के अंदर, भूमि में निविष्ट, ठीक है, जैसे भित्तियाँ या निर्माण आदि, जैसे दीवार हो गया एक तरीके से, ऐसी निविष्ट वस्तुओं से इसलिए बद्ध की जिससे यह बद्ध है अथवा स्थायी फायदाप्रद उपयोग किया जा सके, यानी जो निविष्ट वस्तुएं उससे जड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, और जैसे बिल्डिंग हो गया बड़ा, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भूबद्ध का अर्थ भूमि अथवा पृथ्वी से लगी होना, संबंध होना, संलग्न होना, ठीक है। आयकर आयुक्त बनाम भुरंगिया कोल कंपनी के मामले में पटना उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि भूमि में निविष्ट प्रत्येक वस्तु का अचल संपत्ति का होना आवश्यक नहीं है,
यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों, भूबद्धता के आशय एवं उद्देश्य पर निर्भर करता है। भूबद्ध जो है ये मतलब तब डिसाइड हम कर पाएंगे कि भाई हम किस उद्देश्य से, हमारा क्या प्रयोजन है। ठीक है, हमारा प्रयोजन क्या घास उगाना है। ठीक है, कोई भी हम भूबद्ध अगर घर बना रहे हैं, हाँ, तो उसका उद्देश्य क्या है। यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों, भूबद्धता के आशय एवं उद्देश्य पर निर्भर करता है कि आपका क्या उद्देश्य है। भूमि के अंदर निविष्ट करने का, भूमि के अंदर मूलित करने का, घर बनाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, फसल आप क्या उद्देश्य है, कोई भी पेड़ लगाने का, पेड़ लगा रहे हो तो फल उसका उद्देश्य है, तो वो जो है वो अचल संपत्ति है। अगर फसल आप बना रहे हो, उसको काटने का ही आपका इरादा है, तो वो जो है वो चल संपत्ति के अंदर है। जो कुछ भूमि में संलग्न है वह भूमि का ही भाग है। जो निर्माण कार्य भूमि पर किया जाता है वह भूमि का ही होता है। ठीक है, घर बना रहे हो भूमि पर तो वो भूमि का ही है। अनुयोज्य दावा यानी एक्शनेबल क्लेम, ये छोटा सा टॉपिक है और इसके अंदर लोग क्या है कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई ये आखिर क्या चीज़ है अनुयोज्य दावा। इसको डेफिनेशन जो है वो समझ में नहीं आती है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। अनुयोज्य दावे से स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आडमान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न किसी ऋण या उस जंगम संपत्ति में जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है, फायदाप्रद हित का ऐसा दावा अभिप्रेत है। यानी इसके अंदर अनुयोज्य दावा यानी एक्शनेबल क्लेम की ये बात कर रहा है कि भाई आप क्लेम जो है वो कब कर सकते हो, एक्शनेबल क्लेम जो है वो आप कब कर सकते हैं। तो अगर आप जो है कोई भी व्यक्ति को आप पैसे देते हो और उसे ये कहते हो कि भाई तेरी गाड़ी जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर मेरे घर छोड़ के चला जा, ठीक है, तो इसके अंदर आप एक्शनेबल क्लेम नहीं कर सकते, अनुयोज्य दावा जो है वो नहीं ठोक सकते। ठीक है, अगर गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण, उसने गाड़ी आपके पास रख रखी है तो गाड़ी रख लीजिए, इसके अंदर जो है अनुयोज्य दावा एक्शनेबल क्लेम जो है आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि आप जो है वो 50 किलो गेहूं, अगर आपको किसी व्यक्ति से 50 किलो गेहूं आपको लेना है, ठीक है, तो आप जो है वो उस व्यक्ति को क्या करते हो, 1000 रुपया दे देते हो। ठीक है, एडवांस कि भाई 1000 रुपया तुम अभी ले ले और 1000 रुपया जो है वो मैं तुझे बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो अब जो है वो क्या है अपनी बात से मुकर जाता है, तो आप जो है वो एक्शनेबल क्लेम जो है उसके ऊपर कर सकते हो, अनुयोज्य दावा जो है कर सकते हो। ठीक है, आप मतलब आपको जो है वो कहा जाए कि भाई ये चीज़ मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है, फ़ायदा उसके अंदर है आपका कोई, तो आप उसके अंदर जो है एक्शनेबल क्लेम कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। अगर गिरवी अगर आपके पास वो रख रहा है कुछ तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर स्पष्टीकरण इलस्ट्रेशन वगैरह भी दिए हुए हैं कई सारी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है वो सूचना का एक काफ़ी जो है, सूचना हम कब मानेंगे, इसके अंदर अनुयोज्य दावे के साथ, भूबद्धता के साथ, अनुप्रमाणन अटेस्टेड जो है उसके साथ सूचना दी हुई है। सूचना जो है वो ये क्या है, ठीक है, सूचना को हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर संपत्ति अंतरण संबंधी मामलों में सूचना, नोटिस का महत्वपूर्ण स्थान है, सूचना का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके अंदर कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे अनेक समय व्यवहार जैसे कि जिनकी विधि मान्यता के लिए सूचना आवश्यक है। धारा 3 में सूचना के बारे में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है, जैसे किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है, यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है अथवा यदि ऐसी जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी करने से जानबूझकर प्रवृत्त न रहता है या घोर अपेक्षा न करता है तो वह उस तथ्य को जान लेता है। यानी इस प्रकार सूचना से अभिप्राय क्या है मैं आपको बताता हूँ। किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की वास्तविक जानकारी होना क्या है, सूचना है। किसी तथ्य की जानकारी करने के लिए यदि जानबूझकर जांच या तलाशी करने में अपेक्षा नहीं की जाती है या प्रवृत्ति नहीं रहा जाता तो उस तथ्य के बारे में जानकारी हो जाती है। सूचना प्राप्ति के मुख्यतः 2 जो है वो माध्यम होते हैं, किसी भी स्रोत से तथ्य की जानकारी हो जाना, जानकारी प्राप्त करने का सम्यक प्रयास करना। ठीक है, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूचना प्राप्ति को टालने का प्रयास करना सूचना प्राप्त करने की तुल्य है। ठीक है, जोगेंद्र
नाथ बनाम देवेंद्र नाथ का ये मामला है। इसके अंदर कुछ एक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मामले में रजिस्ट्रीकृत पत्र लेने से इनकार करने को सूचना के तुल्य माना गया। इसी प्रकार राघव कुमार बनाम ब्रज बिहारी के मामले में नीलाम विक्रय में संपत्ति पर भार का पता लगाने में चूक या लापरवाही करना सूचना के तुल्य माना गया। ठीक है, सूचना 3 प्रकार की होती है, वास्तविक सूचना, आणविक सूचना और अन्य रोपित सूचना। ठीक है, मोतीलाल जैन बनाम प्रकाश भारती के मामले में सूचना में वास्तविक एवं आणविक दोनों प्रकार की सूचना को सम्मिलित माना गया। वास्तविक सूचना जो एक्चुअल नोटिस होता है से अभिप्राय किसी तथ्य के बारे में पक्षकारों को वास्तविक जानकारी होना, इसमें तथ्य के ज्ञान को प्रधानता दी गई है। वास्तविक सूचना के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। तथ्यों का निश्चित होना, ऐसा ज्ञान संपत्ति में हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा कराया जाना तथा स्वयं व्यवहार के दौरान ऐसा ज्ञान होना। भगत सिंह बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण के मामले में दिल्ली उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वास्तविक सूचना में तथ्यों का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान कराया जाना अपेक्षित है। आणविक सूचना जो है इसके अंदर क्या है कि तथ्यों का प्रत्येक रूप से ज्ञान नहीं होता है, अपितु सम्यक प्रयास से ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुतः यह आचरण द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। यह समय, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसके अंदर जो अभ्यारोपित सूचना है से अभिप्राय है जो अध्यारोपित जो हम आरोपित करते हैं उससे क्या अभिप्राय है कि काबार के अनुक्रम में अभिकर्ता को किसी तथ्य की सूचना दिया जाना, ऐसी सूचना मालिक को दी गई है समझी जाएगी। ठीक है, आप किसी को दे रहे हो सूचना तो वो मालिक को समझी जाएगी, ऐसा समझा जाएगा। किसी को आप कह देते हो कि भाई उसको कह देना, ठीक है, वो आपका नौकर वगैरह हो तो वो मालिक को समझी जाएगी, ऐसा ये बोलता है। अब इसके अंदर रजिस्ट्रीकृत हो गया, लिखित हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक अनुप्रमाणित जो है अटेस्टेड जिसको हम बोलते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसको मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये एक तरीके से जो अनुप्रमाण की बात करता है, ठीक है, ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये बहुत बार आता है। अटेस्टेड कोई चीज़ कब समझी जाती है? ठीक है, जब हम देखते हैं कि अनुप्रमाणन से अभिप्राय किसी तथ्य का साक्षी होने से है। अनुप्रमाणन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। निष्पादक द्वारा लिखित या दस्तावेज पर साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं या अंगूठान चिन्ह लगाया जाता है, अंगूठा लगाया जाता है। ठीक है, निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देशाधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित या दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा साक्षियों द्वारा लिखित या दस्तावेज पर निष्पादन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाते हैं। यानी हस्ताक्षर करना हो गया, अंगूठा लगाना हो गया और किसके समक्ष जो है वो हो गया, यानी वहाँ पर कौन खड़ा है, दस्तावेज जो हस्ताक्षर हो गई। ठीक है, अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित या दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाना। अनुप्रमाणन के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देनी योग्य हैं। अनुप्रमाणन का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है, सभी साक्ष्यों का एक ही समय उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है तथा किसी लिखित या दस्तावेज का निष्पादन पहले होता है, अनुप्रमाणन बाद में। लिखित या दस्तावेज का निष्पादन मतलब दस्तावेज जो है पहले है, लिखित जो है वो पहले है, अनुप्रमाणन जो है अटेस्टेड जो है वो बाद में होगा कि भाई आप जो इसके अंदर लिख रहे हो, जो बोल रहे हो बात वो सही है या नहीं, वो साक्ष्य वगैरह होंगे, अंगूठा लगाया जाएगा, वो सारी चीज़ें बाद में होंगी। तो अगली वीडियो के अंदर हम अध्याय 2 पक्षकारों द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण ये जानेंगे। आपने जो है मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। गुड बाय।